हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा अपने एक नए चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना बेटा। क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको कुछ बेसिक से कुछ चीजों को समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और ये 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लिया। और इसके जो हम लोग क्वेश्चन इसके बाद हम करने वाले हैं, अगर आप इनको देख लेते हो तो आपके ये 6 मार्क्स कंफर्म समझो बेटा। राइट, तो देखो पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। अभी तक जो भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, तो अगर मैं टर्म 1 के कुछ टॉपिक्स की बात करूं, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, उसके बाद हम लोगों ने टर्म 2 पे रिटायरमेंट को देखा, डेथ को देखा। यहां पर ये जितने भी ये टॉपिक्स थे, क्या क्या बोला हमने? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हम लोगों ने बोला एडमिशन, फिर हम लोगों ने रिटायरमेंट को पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने डेथ के कुछ क्वेश्चंस किए। तो यहां पर ये जितने भी पॉइंट्स, जितने भी ये टॉपिक्स पढ़े, इन सभी टॉपिक्स में एक ही बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टनरशिप चेंज हो रही थी बेटा। जब भी पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं तो उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता था, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है बेटा। अब वो वैलिड नहीं रहता, उसे एक बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, पहले के एग्रीमेंट का खत्म होना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो गई, फर्म का काम अभी भी चल रहा है, बिजनेस हमारा एज इट इज चल रहा है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि अब यहां पर फर्म ही खत्म होने वाली है, यहां पर अब कोई नया एग्रीमेंट नहीं होगा। तो नो बिजनेस नाउ, नो बिजनेस। आप मान सकते हैं कि अब वो बिजनेस ही खत्म कर दिया हमने। राइट, तो अब यहां पर हम लोग बिजनेस नहीं करने वाले हैं, ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, साथ साथ इस फर्म को भी खत्म कर दिया। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। राइट, तो यहां पर हमारी फर्म ही खत्म हो गई। अगर फर्म खत्म हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है पार्टनरशिप भी नहीं रहेगी। राइट, तो पहले तो ये मेजर डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होती है वो किस किस वजह से हो सकती है। तो उसमें देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहला तो एक मेजर जो रोल होता है वो होता है हमारे प्रॉफिट का। मान लेते हैं कोई लंबे समय से अगर फर्म का लॉस चलता आ रहा है, तो इस वजह से क्या करेंगे, वो जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व। तो यहां पर हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है उनके, तो म्यूचुअली आपस में मिलकर के बैठ करके बात कर लेते हैं कि भाई ये तो लॉस में चल रहा है लगातार कई सालों से, तो अब इसको हम लोग खत्म कर देते हैं बिजनेस को। तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और क्या रीजन हो सकता है कि भाई कोई अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, सारे के सारे पार्टनर्स नहीं होंगे, कम से कम एक पार्टनर ऐसा होगा जो इंसॉल्वेंट नहीं है बेटा। लाइक, चलिए इसके बाद और क्या रीजन हो सकते हैं? या तो अगर आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही थी, तो अनलॉफुल अगर बिजनेस वो डिक्लेयर हो जाता है कोर्ट की तरफ से, तो भी हमारा इस बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और कोर्ट भी बोल सकता है, कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है किसी भी वजह से, मे बी अनलॉफुल बिजनेस की वजह से हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिसकी वजह से अब कोर्ट मना कर दे उस तरह के बिजनेस को करने में। राइट, तो भी उस बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। और एक रीजन हो सकता है डिसोल्यूशन का, वो हो सकता है कि हमारा जो टर्म्स है वो टर्म्स एक्सपायर हो गए। टर्म्स एक्सपायरी का मतलब क्या है? टर्म एक्सपायरी का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो चीज सोच करके बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिन टर्म्स पर बात करी थी, वो टर्म्स का अब डेट आ चुका है, बस हमें उससे आगे नहीं बढ़ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारा पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन ऑफ से वेंचर। तो वेंचर का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो बात करी थी, जो मिलकर के एक फर्म खोली थी, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए खोली थी, तो वो प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो वो वेंचर अब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उस बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टनर की डेथ पर भी, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो मेन पार्टनर है, उसकी वजह से अगर वो बिजनेस चल रहा था, तो भी बाकी के पार्टनर्स
डिसाइड कर सकते हैं उस बिजनेस को डिसॉल्व करने का, राइट। तो ये कुछ एक रीजंस हो सकते हैं हमारे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। अब यहां पर अब कोई बिजनेस नहीं चलेगा बेटा, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस पहले हम लोगों को समझ में आया। इंपॉर्टेंट है थ्योरी, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। अब ये तो होगी बात डिसोल्यूशन की, हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अब होगा क्या, अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब डिसोल्यूशन होता है। तो चलो अब जरा उस पर बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन की, तो हो सकता है कि हमारे पास प्रॉफिट हो, राइट, और हो सकता है कि हमारे पास लॉसेस भी हों। तो हम लोग पहले लॉसेस की बात करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम लोग सबकी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, अपना पैसा भी लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, जब कंपनी में लॉसेस हो रहे, तो जब फर्म में लॉसेस हो रहे होते हैं, राइट। तो हमें लॉसेस के केस में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी लॉसेस हो रहे होंगे तो अब यहां पर किन बातों का ध्यान रखा जाएगा अकाउंटिंग करते समय, कि जितने भी हमारे लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए, जितने भी हमारे अभी तक के पहले के प्रॉफिट्स रहे होंगे या जो भी प्रॉफिट्स होंगे, उस प्रॉफिट में से पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले कोशिश की जाती है कि पेड आउट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट्स, राइट, कि जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका जो अमाउंट बचा हुआ होगा उसमें से हम लोग इसको कवर कर लें। अगर ये नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग कैपिटल पर, तो आउट ऑफ कैपिटल देना पड़ेगा। फिर जो जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल होंगे उसमें से वो लॉस को कवर करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करके उस लॉसेस को कवर करेंगे अगर कुछ लॉस हुआ होता है तो। लेकिन अगर ये भी नहीं होता, मान लो कैपिटल भी कम पड़ गया उन लॉसेस को कवर करने के लिए, तो फिर उस केस में हम लोग पार्टनर से पैसा लेते हैं। तो पार्टनर विल ब्रिंग, राइट, पार्टनर विल ब्रिंग सम मनी, और वो कितना लाएगा, एज पर जितना भी उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस हिसाब से वो पैसा लेकर के आएगा, ताकि ये लॉसेस को कवर किया जाए। तो ये एक सीक्वेंस है। तो पहले कोशिश की जाती है कि प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाए उस लॉस को कवर करने का। अगर वो कम पड़ जाता है या नहीं होता है तो फिर हम लोग कैपिटल में से निकालते हैं। लेकिन अगर कैपिटल भी कम पड़ जाता है तो फिर पार्टनर को लेकर के आना पड़ेगा अपने घर से पैसा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। उस लॉस को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपने घर से वो पैसा ला करके फर्म का उस लॉस को पूरा करके देंगे, राइट। तो एक तो ये हमें सीक्वेंस को याद रखना है। अब क्योंकि अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अब यहां पर फर्म डिसॉल्व हो रही है। फर्म डिसॉल्व होने का मतलब अभी हम लोगों ने समझा कि अब यहां पर बिजनेस नहीं होगा, राइट, तो बिजनेस बंद हो रहा है। तो उस केस में जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स का क्या करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, उन एसेट्स को बेच देंगे। जब भी हम लोग उन एसेट्स को बेचेंगे बेटा, तो उनको बेचने के बाद जो उसका पैसा आएगा वो कहां कहां पर यूज होगा। सबसे पहले उन एसेट्स का पैसा या उन एसेट्स को हम लोग यूज करेंगे टू पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। जितने भी हमारी आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज हैं बेटा, पहले उनको पे किया जाएगा उन एसेट्स से, राइट। ये एसेट्स हमारी कहां यूज होंगे, अपनी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पहली प्रेफरेंस इनको मिलेगी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर जितना भी लोन होगा, लोन ऑफ पार्टनर्स के लोन की बात करेंगे। पार्टनर के जो जो भी लोन्स हम लोगों ने ले रखे हैं, यानी फर्म ने अगर पार्टनर से कुछ लोन्स ले रखे हैं, तो फिर दूसरे नंबर पर इनको पूरा किया जाएगा, इनको उतारा जाएगा। पहले तो बाहर के सारे लोन्स, बाहर की लाइबिलिटीज, दूसरे नंबर पर अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स के जो लोन थे उनको उतारा जाएगा। फिर अगर कुछ और पैसा बच जाता है तो जितना भी हमारा पार्टनर्स का कैपिटल्स हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अब फिर इनको पे किया जाएगा उनके कैपिटल के अमाउंट के हिसाब से, राइट। जितना जितना उनका कैपिटल लगा हुआ है, जो कैपिटल के बैलेंसेस है, फिर हम उनको पे करेंगे बाकी बचे हुए पैसों से। और इनको देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट एमंग पार्टनर्स, राइट। उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर और पैसा बच जाता है। और वो किस में करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। जितना जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, फिर उसके हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करके सारा पैसा खत्म कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इन एसेट्स को सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटीज के लिए, फिर पार्टनर्स के लोन के लिए, फिर कैपिटल्स के लिए, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बेटा, राइट।
तो चलिए, ये तो बात करी हमने लॉसेस की और एसेट्स के यूज की। अब एक और जो हमें यहां पर बात करनी है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, जैसे कि फर्म की कुछ प्रॉपर्टी है, राइट, और उनका जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स का कुछ पर्सनल डेट्स हैं, तो और पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका फिर डीलिंग कैसे होगा, जरा उसको भी 1 मिनट लगेगा समझने में, उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्म एंड प्राइवेट, फर्म के और प्राइवेट डेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दो तरह के डेट्स हो सकते हैं, उधार हो सकते हैं। डेट्स का मतलब उनके ऊपर एक उधार है, एक तो फर्म का उधार है और एक जो पार्टनर्स है उनका कुछ पर्सनल प्राइवेट डेट्स हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर हम लोग किस तरह से डिसोल्यूशन के टाइम पर पैसों को डील करते हैं, जरा उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जितनी भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी बेटा, फर्म की प्रॉपर्टी, तो फर्म्स जो प्रॉपर्टी होगी, फर्म की प्रॉपर्टी को कहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग, फर्म की प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए, राइट। जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी वो फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए यूज होगी, ना कि किसी प्राइवेट डेट्स को। हम पार्टनर के डेट्स को चुकाने के लिए फर्म की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पर अगर जो पार्टनर्स का, अगर यहां पर पार्टनर्स का प्राइवेट कुछ फंड होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो उसको कहां पर यूज किया जा सकता है, उसको पहले पहले हम उसके जो भी प्राइवेट या पर्सनल, जो भी उसके पर्सनल डेट्स होंगे, पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इस पार्टनरशिप में उन पार्टनर्स की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की अब हम लोग बात कर रहे हैं। अगर जो उनके पास उनका अपना मकान है या उनका जो भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, पहले हम उनके पर्सनल डेट्स की बात करेंगे, यानी वो पार्टनर्स पहली प्रेफरेंस देंगे अपनी अपनी प्रॉपर्टी से अपने पर्सनल डेट्स को उतारेंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है और फर्म को रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो फर्म के डेट्स को उस पैसों से उतारेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, फर्म की प्रॉपर्टी पर अगर कोई पार्टनर आकर के बोलता है कि नहीं जी मुझे पहले मेरा लोन उतारने दो क्योंकि मैं तो इस पर डिपेंडेंट था, तो वो पॉसिबल नहीं है। फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का डेट उतारा जाएगा, ठीक है। फिर कुछ पैसा बचता है तो फिर उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, वो एक अलग हिसाब हो गया। अब मान लेते हैं कि फर्म के पास अब इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतने एसेट्स नहीं बचे कि वो अपने सारे डेट्स उतार सके, तो बात कहां जाती है, फिर बात जाती है उनके पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नजर जाती है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग बोल रहे हैं पार्टनर को, भैया लेके आ जाओ हमारी फर्म का डेट्स उतारना है, तो पार्टनर सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को, यस, उस प्रॉपर्टी को यूज तो करेगा, लेकिन वो पहली प्रेफरेंस किसको देगा, अपने पर्सनल, वो ये बात कर सकता है, वो ये बोलेगा, उसका राइट है बोलने का कि भाई जो उसकी पर्सनल डेट्स हैं हम पहले उसको, यानी मेरे जो प्राइवेट डेट्स हैं पहले मैं उसको उतारूंगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो फिर मैं वो फर्म को दूंगा फर्म के डेट्स उतारने के लिए, राइट। तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है बेटा जब हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने बातें समझ ली हैं। अब देखो, अब क्या होता है जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, तो वहां पर सबसे पहला जो काम होता है, अब जितने भी फर्म के पास एसेट्स हैं या फिर उनकी लाइबिलिटीज हैं, अब हम उनको यहां से खत्म करेंगे, राइट। अब क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो रही है तो उसके एसेट्स को कुछ नहीं करना, कोई एसेट की जरूरत नहीं है, और उनकी लाइबिलिटीज को भी उतारना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहां पर क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाएगा, एसेट्स आर सोल्ड, राइट। एसेट्स को बेच देंगे, और उसके अलावा जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं फर्म के ऊपर, वो पे कर दी जाती हैं। ये काम होगा डिसोल्यूशन पर, मेजरली तो यही काम होना है कि एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पे करना है। डिसॉल्व हो रही है फर्म, बंद हो रहा है बिजनेस, ठीक है। अब इसको कैसे करा जाता है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिससे ये सारी की सारा प्रोसेस किया जाता है, जहां पर एसेट्स को भी बेचा जाता है और लाइबिलिटीज को भी पे किया जाता है और उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है डिसोल्यूशन के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है बेटा। देखो क्या होता है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का मतलब है कि पैसे को रियलाइज करना। आपके पास एसेट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं एसेट्स की। देखिए, एसेट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास,
फिक्स्ड एसेट्स है, फिर करंट एसेट्स है हमारे पास, फिक्टिशियस एसेट्स है हमारे पास। तो यहां पर ये जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं फर्म के अंदर, हमें इनको रियलाइज कराना है। रियलाइज कराने का मतलब है कि इन सबको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कैश में। हमें इन सबको कैश में कन्वर्ट करना है। मेजरली जो हमारा पर्पस है अब यहां पर रिजोल्यूशन के टाइम पर इन एसेट्स को लेकर के कि हम इनको अब कैश में कन्वर्ट कर ले बेटा। अब इसको कैश में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे फिक्स एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए उनको सेल करना पड़ेगा। करंट एसेट्स में कुछ एक ऐसे एसेट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ऑलरेडी कैश में है, तो इनको हमें नहीं देखना है, हमें इनकी बात नहीं करनी है करंट अकाउंट में। करंट एसेट्स में हमें किसकी बात करनी है? करंट एसेट्स में जैसे कि हमारे जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, राइट। तो उस तरह के जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे हम उनको रियलाइज करेंगे बेटा। तो हमें कुल मिलाकर के सबको कहां पर लेकर के आना है? कैश में। तो इसका मतलब जब हम लोग रियलाइजेशन की बात करेंगे तो रियलाइजेशन में हम सबको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, और अगर ऑलरेडी कोई कंपोनेंट कैश में है तो उसको रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो कैश और बैंक एक ऐसे एसेट्स हैं जिनको हमें रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैश फॉर्म में ही है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होता है रियलाइजेशन में? सारे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना। जो चीज पहले से कैश में है वो तो ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरा काम क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को खत्म कर देना। लाइबिलिटीज को या तो पे कर देना या फिर एसेट्स के साथ एडजस्ट कर देना। एडजस्ट बाय एसेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने अपने क्रेडिटर को या तो पे कर दिया पैसा उसका जो बनता था, या फिर मैंने उसको कोई एक एसेट दे दिया कि भाई तुम एक काम करो, पैसा तो नहीं है, तुम ये एसेट ले जाओ, राइट। तो यहां पर भी मेरा क्या होगा? इस लाइबिलिटी को मैंने पे कर दिया, इनमें से किसी भी तरह से मैं पे कर सकता हूं। अब ये जितना भी काम होगा बेटा, स्पेशली ये जो एसेट्स को बेचने का काम है, राइट, उसके बाद इनकी वैल्यूएशन का काम होगा, क्योंकि हमें वैल्यूएशन भी देखनी पड़ेगी, कितना निकल रहा है पैसा उसमें से, कैसे हम लोग बेच रहे हैं। उन सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, तो वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं, राइट। जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं किस काम के लिए? डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिख देता हूं मैं इसको। जितना भी हमारा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो भी अब हमें यहां पर कंसीडर करने पड़ेंगे, जो कि रियलाइजेशन में चले जाएंगे। तो यहां पर मेजरली 3 पॉइंट्स को आपको रियलाइजेशन के साथ जोड़ करके चलना है। एक तो एसेट्स को बेचने का काम, लायबिलिटीज को पे करने का काम, और ये जो डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस होंगे इनका ट्रीटमेंट हमें अपने इस रियलाइजेशन के प्रोसेस में समझना होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? बड़ा सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट फिर से एक नॉमिनल अकाउंट है। पहली बात, क्यों नॉमिनल है? क्योंकि यहां पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो डेबिट होंगे, जितना भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है वो डेबिट होगा, और जितना पेमेंट आपके पास आ रहा है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा। जितना पेमेंट आपके पास आ रहा है, जितना पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो वो सारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा याद रखेंगे, कोई भी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पर वो सारी चीजें जाती हैं जहां पर नुकसान हो रहा हो या पैसा जा रहा हो, और क्रेडिट साइड पर जहां पर पैसा आ रहा हो, फायदे की बात हो, ठीक है, कुछ पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए पहले इनके स्टेप्स को समझ लेते हैं ताकि आपको आगे की बातें समझ में आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास ये जितने भी एसेट्स हैं बेटा, इन सभी एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करना है। सबसे पहला हम तो अकाउंटिंग करते हैं ना, हमारा काम क्या है? हमें इन एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। और कौन से एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना है? जो अभी कैश फॉर्म में नहीं है। जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जो अभी कैश फॉर्म में नहीं है, हम उन सबको यहां से हटा देंगे। देखिए फिक्स एसेट्स को हम लोग बेच करके कैश में कन्वर्ट करेंगे। करंट में से कुछ ऐसे अकाउंट्स भी होंगे जिनको भी कैश में कन्वर्ट करना है, जैसे कि डेटर्स, राइट, तो वो भी हमें कन्वर्ट करने हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसे एसेट्स हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 0 है, राइट, तो इनको मैं रियलाइज करा करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये रियलाइजेशन में नहीं आते। फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन में नहीं आते। ये एक तरह का नुकसान है हमारा।
ये एक तरह का लॉस है बेटा। फिक्टिशियस एसेट्स और ऑलवेज लॉस, और क्योंकि ये ऐसा लॉस है जिसको रियलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जिसको रियलाइज नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, बल्कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाकर के इसको एडजस्ट कर देते, खत्म कर देते। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं अदर देन फिक्टिशियस एसेट्स, कैश एंड बैंक, बाकी सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे, और उसके लिए पहले इनके अकाउंट्स को बंद कर देंगे। अब इनके अकाउंट को बंद करने के लिए क्या करना है, इन सबको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर ऑल रियलाइजेबल एसेट्स। जितने भी एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या ऑलरेडी कैश में नहीं है और अब करना है, उनको हम लोग रियलाइजेबल एसेट्स बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑल रियलाइजेबल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला काम तो आपको ये करना है, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एक बात होगी। फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी हैं, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज ऑफ आउटसाइडर्स, जितने भी आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, उनको भी कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन के अंदर, उनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो पहला आपको काम क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे बेटा, जब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जब हम लोग लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऐसा क्यों होगा बेटा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखो ना, अब क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो, जब रियलाइज कर रहे हो अपने एसेट्स को, तो एसेट्स को बंद कर रहे हो, एसेट का अकाउंट बंद हो रहा है, और एसेट का अकाउंट, किसी भी अकाउंट को, किसी भी एसेट के अकाउंट को अगर आपको बंद करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो वो खत्म होगा ना। आप एसेट के अकाउंट को खत्म करना चाहते हो, उसका डेबिट का बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट करके ही तो खत्म करेंगे। तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पहली बात। इसी तरह से लायबिलिटीज को खत्म करना है। अब जब लायबिलिटीज जो कि क्रेडिट बैलेंस की होती हैं, अगर मुझे उसको खत्म करना है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां पर इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करूं, तो एसेट्स को रियलाइज कराने के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है टू जितने भी हमारे रियलाइजेबल एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करके, राइट। एक तो ये एंट्री आपको समझनी है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट, कि क्योंकि मैं एसेट का अकाउंट बंद कर रहा हूं तो मुझे उसको क्रेडिट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दूसरा जो पॉइंट था उसमें क्या था, लायबिलिटीज को मुझे खत्म करना है। तो किसी भी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए तो लायबिलिटी अकाउंट को यहां पर हम लोगों को डेबिट करना है, और ये याद रखना ये कौन सा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट को हम लोग यहां पर डेबिट करेंगे और कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पर ये दो एंट्रीज को ध्यान में रखना है कि एसेट्स को जब हम लोग बंद करेंगे, एसेट्स के अकाउंट को जब हम लोग बंद करेंगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और लायबिलिटी के अकाउंट्स को जब हम लोग बंद करेंगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर के क्रेडिट होंगे। अब इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट्स दिखा रहे थे हमारी बुक्स में, वो सारे के सारे आपने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। सारे के सारे अकाउंट अब हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब वो सब बंद हो चुकी हैं बुक्स, वो सारे अकाउंट बंद हो गए हैं जो ऐसे एसेट्स थे जो कि रियलाइजेबल एसेट्स थे, और ऐसी लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी वो तो हमने एटलीस्ट खत्म करके एक जगह पर लेकर के आ गए पहले कि रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहां पर इनका निपटारा किया जाएगा, अब यहां पर क्या निपटारा होगा इसका, अब यहां पर यह निपटारा होगा कि जितने भी हमारी ये एसेट्स हैं जिनको हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर डाला है, अब हम लोग इनको एक एक करके बेचना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे इनका पैसा आता चला जाएगा वैसे वैसे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर मैंने आपको क्या बताया बेटा, नॉमिनल। रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर है बेटा, राइट। और ये बीइंग ए नॉमिनल नेचर, जब भी मैं कैश को रिसीव कर रहा हूं तो कैश रिसीव इज ऑलवेज क्रेडिटेड।
ठीक है, तो मैंने एसेट को बेचा, जब मैंने एसेट को बेच दिया, जब मैं पहले रियलाइजेशन पर लेकर के आ गया, अब मेरा एक ही कमरे में वो सारा का सारा भर गया सामान जो मुझे बेचना है। कुल मिलाकर के मैंने सारे अकाउंट्स को बंद कर करके एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब मुझे यहां से एक यहां पर बेच देना है इन सबको एक एक करके। तो जैसे जैसे वो एसेट्स बिकते चले जाएंगे वैसे वैसे वो अब डेबिट से क्रेडिट साइड पर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वो डाल दिया। तो इसको ये करेंगे और जैसे जैसे हम लोग कैश पे करेंगे, कैश पेड, किसको पे कर रहे हैं बेटा, हम लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। जब मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को उतारूंगा बेटा, मैंने इकट्ठी कर करके कहां ला के रख दी है पहले लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट से एक एक करके मैं सबको पे करना शुरू कर दूंगा और जैसे जैसे मेरा पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, तो डेबिटेड हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो ये तो हो गया एक स्टेप। देखो अब यहां पर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है इसमें दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पहले स्टेप में एसेट्स और लायबिलिटीज को वहां पर लेकर के आते हैं। पहले स्टेप में क्या करता है, पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। पहला काम तो ये करते हैं। सेकंड काम हम लोग क्या करते हैं, अब इनको बेचते हैं, सेल ऑफ एसेट्स करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स करते हैं एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। ये काम हमारा दूसरा स्टेप होता है रियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब एक एक करके फिर से समझते हैं इसकी पहली एंट्री क्या होगी। पहले मैं बात करता हूं एसेट्स की। अगर मेरे को एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डालने हैं तो मैंने अभी अभी आपको एक एंट्री बताई थी जिसमें मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, और एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। पहली एंट्री ये हो गई। ठीक है, सेकंड एंट्री मेरी क्या होगी फिर इस केस में, कि जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी कौन सी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे वो आ जाएंगे रियलाइजेशन में। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में आ गए। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उनको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के आ गया। अब मुझे इनको बेचना है, तो जब जब मैं इनको बेचूंगा तो क्या होगा बेटा, मेरे पास, बेचूंगा अगर मैं एसेट्स को तो मेरे पास क्या आएगा, बैंक में या कैश में पैसा आ जाएगा। तो बैंक या कैश अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है, तो वो मेरा यहां पर डेबिट हो गया। टू कहां से, रियलाइजेशन से, क्योंकि वो अब एसेट कहां पर पड़ा था, रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा था। अब वो एसेट के नाम पर नहीं पड़ा, वो रियलाइजेशन के नाम पर पड़ा है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। भाई आप खुद सोचो, अगर आप एक मशीन बेचते, मान लो आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लाते, तो क्या करते, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट करते, क्योंकि अब मैं मशीन अकाउंट को बंद करके उसको कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं। तो अब उसके बदले मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, अब मुझे यहां पर लाइबिलिटीज को पे करना है। तो जब मैं लाइबिलिटीज को पे करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू टू क्या चला गया मेरे हाथ से, कैश या बैंक। ठीक है ना, तो कैश या बैंक आपने कम कर दिया अपना, क्योंकि आपने लायबिलिटी को पे करा है और रियलाइजेशन अकाउंट में वो डेबिट हो गया। वो क्यों हुआ, यहां पर भी वही सेम रीजन है, क्योंकि वो जो लायबिलिटी थी अब वो वहां पर नहीं रही उसके अपने ओरिजिनल अकाउंट में, वो वहां से शिफ्ट होकर के कहां आ चुकी थी, रियलाइजेशन में। अगर आप किसी लायबिलिटी को पे करते हो तो एंट्री क्या करते थे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश करना चाहिए था ना। तो अब वो क्रेडिटर कहां आ चुका है, रियलाइजेशन में आ चुका है, इसलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। समझ में आ गई बात। पहला स्टेप उनको यहां पर ट्रांसफर करने का है, दूसरा स्टेप उनको यहां से खत्म करने का है, राइट। तो ये दो स्टेप्स में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहां तक हम लोगों ने ये बातें समझ ली हैं बेटा। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास टीएस ग्रेवाल के अंदर, टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके, अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा। और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, राइट। तो हमें यह सारे क्वेश्चंस करने हैं, और इसमें ये तभी हम लोग कर सकते थे जब हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता हो, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।